हाय दोस्तों। तो आज चलिए, ये हिस्ट्री का पार्ट 2 है रिवीजन का, जो खान सर द्वारा प्रोवाइडेड नोट्स है उसके द्वारा। मैंने प्री हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया है। तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का मैंने प्री हिस्ट्री कंप्लीट करवा चुकी हूँ और आज मैं प्रोटो हिस्ट्री करवाने जा रही हूँ रिवीजन। तो चलिए पढ़ते हैं क्या क्या नोट्स में दिया हुआ है उसको। देखिए, यह मानव काल द्वारा लिखी गई लिपि है। मतलब इसमें ये जो पीरियड है हिस्ट्री, लिखित है साक्ष्य, बट इसको पढ़ नहीं पाया, किंतु लिखित साक्ष्य मिला है। बट इसकी जानकारी के स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य हैं। ये सिंधु सभ्यता में रखे, मतलब कि इसको पढ़ नहीं पाए हैं, कोई पढ़ नहीं पाया है। ये जो पुरातात्विक साक्ष्य जो मिला, एविडेंस मिला, सामान वगैरह जो भी, उसी से हमें पता चलता है कि ये प्रोटो हिस्ट्री पीरियड था और लिखित वाला कोई पढ़ नहीं पाया अभी तक। ठीक है, तो इसमें देखिए, प्री हिस्ट्री में हम लोग लास्ट पीरियड कौन सा पढ़े थे? लास्ट पीरियड पढ़े थे ना, नवपाषाण काल, और उसके बाद ताम्रपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में ही सभ्यता का मतलब पालना, मतलब सभ्य होने लगे लोग, कृषि आवास बनाने लगे, पहिया बनाया, मनका बनाया। तो ये सब नवपाषाण काल में ही हम लोग को देखने को मिला। नवपाषाण काल में मिला ना, नवपाषाण काल में। अब हम लोग उसके बाद ताम्रपाषाण का, जिसमें तांबा का खोज हुआ था, ताम्रपाषाण काल से लोगों को और सभ्यता दिखने लगा। तो इसी के बाद जब सभ्य होने लगा तो सभ्यता के लिए एक अलग सा प्रोटो हिस्ट्री पीरियड ही बना दिया गया। इसमें सबसे पहले हमें सिंधु सभ्यता ही देखने को मिला, यानी इसी को इंडो वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। सभ्यता, इसी को इंडो वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है, सिंधु सभ्यता का। और इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला था? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल मिला, इसलिए हड़प्पा सभ्यता मिली। लेकिन पहले सिंधु सभ्यता। सिंधु मतलब क्या हुआ? यानी सिंधु, यह सभ्यता, सिंधु जो एक नदी है, भारत और जैसे भारत और पाकिस्तान, जैसे भारत, ये भारत है, यहाँ पे जो पाकिस्तान, यहाँ पे एक सिंधु नदी बहती है। तो ये सिंधु नदी के बगल में जो भी सभ्यता होती गई, सबसे पहले यहीं पे देखने को मिला हमारा। तो इसीलिए हमें सिंधु सभ्यता पढ़ना है। तो चलिए सिंधु सभ्यता में को स्टार्ट करती हूँ। सिंधु सभ्यता, यह सभ्यता सिंधु घाटी नदी के तट पर मिली, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी इसकी पहली खुदाई हड़प्पा से हुई, इसीलिए था इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला गया। देखिए, मैंने बोला ना, हड़प्पा सभ्यता भी बोला गया। सिंधु सभ्यता की जानकारी यानी मैसेज किसने दिया? चार्ल्स मैनस ने 1826 ईस्वी में दिया। 1826 ईस्वी में सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण, यानी कि जो डिस्कवर, मतलब कि खोज, जो मतलब जो बहुत दिन तक सर्वेक्षण करते रहे, जांच पड़ताल करते रहे, जेम्स किंगहन ने 1853 में ही किया। तो सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यहाँ पे जो नदी बह रहा है, ये 13 लाख किलोमीटर में फैली हुई है। और लॉर्ड कर्जन था, 1904 में पुरातात्विक विभाग का स्थापना किया। लॉर्ड कर्जन जो ब्रिटेन से इंडिया में आया था, इंडिया का जो उस टाइम वाइसराय था, लॉर्ड कर्जन, 1904 ईस्वी में, जिसने ही पुरातात्विक विभाग यानी एक मिनिस्ट्री, मतलब एक विभाग का मतलब स्थापना कर दिया, जिसका महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का नामकरण कौन करेगा? जॉन मार्शल, जो महानिदेशक रहेंगे, जो देख रहे हैं वही ना करेंगे, जॉन मार्शल। और पहला खुदाई सिंधु सभ्यता का किन्होंने किया? सर जॉन मार्शल जो था, उसके अंडर में ही दयाराम साहनी थे, पुरातत्व विभाग के उसमें नियुक्त थे, तो उन्होंने ही खुदाई स्टार्ट करवाया। तो दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई की थी। अब सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार, ऐसा, यानी त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता विश्व में सबसे पहली शहरी सभ्यता है। देखिए, ये शहरी सभ्यता है, ग्रामीण नहीं है जी। यहाँ पर सब चीज़ ऐसा सभ्यता देखा गया, सब चीज़ शहर जैसा। जैसे कि सड़क है तो सड़क के किनारे नालियाँ हैं, मतलब
और फिर स्नानागार मिलेगा, नहाने के लिए अलग बाथरूम, रहने के लिए अलग है। फिर गेट मिलेंगे सड़क के तरफ, फिर व्यापार का मिलेगा, सी पोर्ट मिलेगा, ऐसे पानी में जो सी पोर्ट मिलेगा यहाँ पे बना हुआ, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये सब मिलेंगे। अब इसका मतलब देखो, अब काल कब से कब तक रहा, यानी पीरियड। तो हम लोगों ने लास्ट कितना तक देखा था, 3000 BC तक देखा था, 3000 BC तक देखा था नवपाषाण और ताम्रपाषाण वाला। अब इसके बाद देखिए 2500 ईसा पूर्व से, BC से ये 1750 BC तक है इसका कालखंड। क्यों? क्योंकि देखिए अब एक सभ्यता, मतलब एक पीरियड से दूसरे पीरियड आने में कुछ समय तो लग ही जाता है। तो 200-400 साल इतिहास में कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो ये इसका पीरियड कब हुआ, 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। अब देखिए त्रिभुजाकार जो बोला गया ना, उसको देखते हैं कैसे है। ऐसा है, ठीक ना, त्रिभुजाकार है सिंधु सभ्यता का। तो देखिए उत्तर में मांडा नदी है, उत्तर में मांडा है चेनाब नदी पर, उत्तर में स्थित। फिर पश्चिम में सुतकंडोर है, दासक नदी। पूरब में आलमगीर है, हिंडन नदी। दक्षिण में दमाबाद है, परवाब नदी। इसको याद रखने का एक ट्रिक है। तो देखो इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, सम इक्वल टू ऐड। स से सुतका गिंडोर, म से मांडा, तो ये सम इक्वल टू इसके देखिए सामने में है। तो म से आलमगीर, ए से आलमगीर और डी से दैमाबाद, है ना। देखिए तो सम इक्वल टू ऐड, ये ट्रिक है, ये याद रखना। स से सुतका गिंडोर, म से मांडा, ए से आलमगीर, डी से दैमाबाद, हो गया। तो देखिए सुतका गिंडोर पहले याद रखना, तो कहाँ, दासक नदी पर। मांडा म से चेनाब नदी पर उत्तर में। इसी के इक्वल टू यानी बराबर बराबर, तो इसके बराबर स के बराबर म, सम इक्वल टू ऐड है ना। तो स के इक्वल मतलब स के सामने में आलमगीर और म के सामने में दैमाबाद। एकदम ईजी है याद करने का। तो इसी तरह से याद रखना है हम लोग, सम इक्वल टू ऐड। सुतका गिंडोर मांडा, यही त्रिभुजाकार है। सुतका गिंडोर मांडा आलमगीर और दैमाबाद। और नदियाँ मांडा चेनाब नदी, सुतका गिंडोर दास नदी, और यहाँ पे हिंडन नदी है, यहाँ पे परवार नदी है दक्षिण में, ठीक है। तो इसकी अब इसी के बारे में लिखा, इसकी पश्चिमी सीमा, ये सुतका गिंडोर पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान में अभी है। और इसकी उत्तरी सीमा ये है जो कश्मीर में है, में मांडा में चेनाब नदी के तट पर हुई है। और खुदाई जगदीश जोशी ने किया 1982 में। देखिए जो इम्पोर्टेंट खुदाई के जो है ना नाम, वही वो लिखा हुआ है इसमें। दयाराम साहनी ने स्टार्ट किया था सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा का खुदाई, लेकिन जो चेनाब नदी पे मांडा है उसका खुदाई किन्होंने किया, जगदीप जोशी। अब सब तो नहीं ना, एक ही आदमी सब जगह नहीं ना खुदाई करेगा, कितना हजार ये किलोमीटर में फैला हुआ है, तो इतना नहीं ना सब एक ही करेगा, सबका अलग अलग मिलेगा। तो जगदीप जोशी ने 1982 में किया, इसका खोज 1982 में हुआ। जबकि इधर खोज देखिए इधर खोज कब हुआ, इधर जो दयाराम साहनी 1931 में ही इसका खोज की, 1931 में ही खुदाई स्टार्ट कर दिया। 31 नहीं 21 में, ये आगे लिखा हुआ रहेगा, देखिए हड़प्पा शब्द आएगा ना वहाँ पे। तो यहाँ पे 1982 में जगदीप जोशी ने खुदाई किया, किसका, चेनाब नदी पे मांडा का। इस तरह से याद रखना। पूर्वी सीमा में कौन है, तो आलमगीर है, आलमगीर हिंडन नदी पे। और यागात शर्मा ने इसका खुदाई किया। फिर दक्षिणी सीमा में महाराष्ट्र दैमाबाद प्रवाब नदी पर है, यहाँ से धातु का एक रथ, इक्का गाड़ी का भी प्रमाण मिला है।
तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि पश्चिम में कौन है, पूरब में कौन है, दक्षिण में कौन है, उत्तर में कौन है। पश्चिम में सूत्रकृंडोर है, पूरब में आलमगीर है, और दक्षिण या द से दैमाबाद है, उत्तर से मांडा है, और कौन से नदी पर, ये याद कर रखना। और खुदाई जगदीप जोशी वाला से बस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट स्थल जो देखिए सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल जो खोदे गए तो कौन कौन से हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, दिखेगा। देखिए पहला हमारा है पहला हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा किन्होंने, कहाँ स्थित है, पंजाब में, लेकिन वो अब पाकिस्तान विभाजित हो गया, इंडिया पाकिस्तान, तो अभी पाकिस्तान में पड़ रहा है। किन्होंने खुदाई किया, तो खुदाई किन्होंने किया, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इतना में दिखेगा। हाँ, खुदाई किन्होंने किया, दयाराम साहनी ने और मधुसूदन वत्स ने, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट दयाराम साहनी है। 1921 में किया गया। देखिए सबसे पहले हड़प्पा 1921 में कौन से नदी के किनारे हड़प्पा, रावी नदी के किनारे। ये जो सिंधु घाटी है इंडिया में, यहाँ पे यहीं पे रावी नदी है, चिनाब नदी है, तो यहीं पे रावी नदी के पास हड़प्पा मिला हमें। फिर दूसरा मोहनजोदाड़ो का खुदाई हुआ, कहाँ पे है, लाखरंग जिले, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में पड़ रहा। ये सब अब हमारा पाकिस्तान में पड़ रहा है इधर। यहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का खोज किसने किया, राखलदास बनर्जी ने। इसका खुदाई 1922 में हुआ। ये सिंधु नदी पर है, यानी ये यहाँ पे सिंधु नदी पे है। तीसरा कालीबंगा। कालीबंगा तीसरा है। कालीबंगा कहाँ पे है, इंडिया में है। ये राजस्थान में पड़ रहा है। किसने किया, बीबी लाल और बीके थापड़ ने 1961 और 59 में। देखिए कितने दिन के बाद, 22 के बाद इतने दिन के बाद खुदाई हुआ कालीबंगा का। चौथा धौलावीर, कहाँ पे, गुजरात के कच्छ में पड़ रहा है। रविंद्र सिंह भिट्ठा ने 1990-91 में किया। चौथा चूहनदाड़ो, सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ रहा है। गोपाल मजूमदार ने खुदाई किया। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछता है, बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा है। लोथल आदमगढ़ गुजरात में। देखिए मैं पाकिस्तान वाला पहले बता देती हूँ, इस तरह से मतलब देखिए इंडिया है, ये इधर से इंडिया चला गया, कलर चेंज करते हैं। ये पाकिस्तान है, अब इधर पाकिस्तान है। अब देखिए यहाँ पे मेरा हड़प्पा पड़ रहा है, यहाँ पे हड़प्पा, यहाँ पे हड़प्पा रहेगा। यहाँ पे मोहनजोदाड़ो पड़ रहा पाकिस्तान के, यहाँ पे चूहनदाड़ो पड़ रहा, और यहाँ पे सिंध पड़ रहा, सिंध। देखिए तो हड़प्पा यहाँ पे ऊपर से देखते जाइए, हड़प्पा पहले सबसे ऊपर है, तो हड़प्पा, फिर मोहनजोदाड़ो, फिर चूहनदाड़ो। पाकिस्तान में 4 स्थल पड़ रहे हैं, और सिंधु है ना, ये देख रहे हैं ना। ये बस याद रखना है, HMCS, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चूहनदाड़ो, सिंध, ये याद रखना है कि ये सब पाकिस्तान में पड़ रहा है अभी, और बाकी इंडिया में इधर आएगा, ठीक है। तो देखिए हड़प्पा को दिखा दिया मैंने, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा से मोहनजोदाड़ो ऐसे, फिर यहाँ पे चूहनदाड़ो जो सिंध प्रांत है, चूहनदाड़ो यहाँ पे पड़ रहा है। फिर एक और है पाकिस्तान वाला, सिंध प्रांत में, सिंध ही इसको बोलते हैं। ये कोटी दिया हुआ है, बट सिंध ही इसको बोलते हैं। सिंध से ही याद रखिए क्योंकि फिर भूल जाएंगे, सर ने ऐसे ही बताया था। नहीं सिंध नहीं इसको बोलना है, सुतकाहो,
ये है सुतकाहो है। इस तरह से सीरियल वाइज याद रखना है, ठीक है। तो किसका किसने खोज किया? हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने, मोहनजोदाड़ो का खोज खुदाई राखालदास बनर्जी ने, कालीबंगा का बीबी लाल और वीके थापड़ ने, धौलावीर का रविंद्र विट्ठा ने। इसका इम्पोर्टेंट ज़्यादा पूछता दयाराम साहनी हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो राखालदास बनर्जी, कालीबंगा का बीबी लाल और वीके थापड़। बीबी से बीबी, बीबी से याद रखना है बीबी लाल वीके थापड़। धौलावीर का रविंद्र सिंह, चुहनदाड़ो ज़्यादा पूछता है। गोपाल मजूमदार, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, गोपाल मजूमदार, चुहनदाड़ो। लोथल का उतना नहीं पूछा है। बानावली, हाँ आलमगीरपुर यगदत्त शर्मा, ये भी ज़्यादा पूछा हुआ। और सुतकाहो का जॉर्ज डेल्स। तो चलिए फिर से एक बार रिवीजन करते हैं अच्छे से। पहला हड़प्पा का दयाराम साहनी, दूसरा मोहनजोदाड़ो का राखालदास बनर्जी, तीसरा कालीबंगा का बीबी लाल वीके थापड़, चौथा धौलावीर का रविंद्र सिंह, चुहनदाड़ो का गोपाल मजूमदार, लोथल का रंगनाथ राव, कोटी दीजा का फजल अहमद खान, बानावली रविंद्र सिंह विट्ठा, रोपड़ यगदत्त शर्मा, रंगपुरा रंगनाथ राव, आलमगीर यगदत्त शर्मा और सुतकंडोर आरएल स्टाइन और सुतकाहो जॉर्ज डेल्स। तो इस सब के बारे में विस्तार भी पढ़ना है, तो आगे चलते हैं। तो और आगे विस्तार पढ़ने से फिर याद रहेगा। पहला हड़प्पा का खोज 1921 में किन्होंने किया? दयाराम साहनी ने किया। किस नदी पे है? रावी नदी पे, पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िले में स्थित है। पिटसन ने में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़ाव राजधानी कहा है पिटसन ने। यहाँ पे निम्नलिखित वस्तुएं मिली। अब देखिए हड़प्पा में कौन कौन सा वस्तु मिला है, किस किस पुरातत्व साक्ष्य मिला है। तो पहला कुमार का चाक मिला है, यानी ऐसे कुमार का चाक मिला है हड़प्पा में। अन्नागर यानी अनाज रखने वाला घर मिला, अन्नागर। श्रमिक आवास यानी आवास, जो श्रमिक आवास होता है वो मिला है, जो काम लोग करते थे उनका आवास मिला है। मातृ देवी की मूर्ति मिला है। लकड़ी का ओखली मिला है। लकड़ी का ओखली पता है ना, ऐसे होता है। लकड़ी का ताबूत मिला है। RH-37 कब्रिस्तान मिला है, मतलब ढेर सारा कब्रिस्तान आदमी का गड़ा हुआ मिला है। और स्वास्तिक चिन्ह, जो स्वास्तिक चिन्ह ऐसा होता है, ये मिला। तो इसमें देखिए इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है। पहला कुमार का चाक है। अन्नागार मिला है। ओखली और RH-37 कब्रिस्तान। और एक चीज़ और नोट, चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में हुआ। लेकिन सबसे पहले मानव ने कौन सा धातु का उपयोग किया? तो तांबा का। अब दूसरे पे चलते हैं, मोहनजोदाड़ो। अब देखिए इसमें आएगा ना अन्नागार, जो अन्नागार इसमें है ना, ये अन्नागार तो इसमें भी मिला है, लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ पे मिला है? तो मोहनजोदाड़ो में। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है यहाँ पे ना। चलिए रीडिंग मारते हैं। इसकी खुदाई सन 1921 में राखालदास बनर्जी ने की। यह पाकिस्तान के लाखरन ज़िले में स्थित है। कहाँ पे है? यहाँ पे हड़प्पा है, यहाँ पे मोहनजोदाड़ो पड़ रहा है। पाकिस्तान का ये ऐसे है। तो यह सिंधु नदी के तट पर है और ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। ये सबसे बड़ा शहर हुआ सिंधु सभ्यता का, मोहनजोदाड़ो। यहाँ मृतकों का एक बड़ा सा टीला मिला है। देखिए मृतकों का टीला
और कब्रिस्तान, दोनों में अंतर है। ढेर सारा मृतक कब्रिस्तान में है ना कि एक प्रॉपर बे से दफनाया जाता है, लेकिन मृतकों का टीला में एक साथ ढेर सारा आदमी मरा, उसमें कोई प्रॉपर बे नहीं, कोई ताबूत वगैरह झपा हुआ नहीं होगा ऐसे ही। तो मोहनजोदाड़ो में क्या मिला है? मृतकों का टीला। और यहाँ पे RH-37 कब्रिस्तान, मृतकों का टीला कहाँ पे मिला है? मोहनजोदाड़ो में। ये एक डिफरेंस। यहाँ निम्नलिखित वस्तुएं मिले हैं। अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वस्तुएं ये देखिए। पुरातात्विक आवास, पुराने आवास मिले हैं, घरों में कुआं मिला है, बहुत बड़ा विशाल स्नानागार मिला, यानी एक बाथरूम मिला है बड़ा बड़ा, अन्नागार, विशाल अन्नागार इसमें भी मिला है और इसमें भी मिला है, दोनों सेम है, बट ये बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला। तो ये पूछता है बड़ा अन्नागार मोहनजोदाड़ो में क्वेश्चन। और सूती वस्त्र, सूती वस्त्र मिला है, मतलब लोग और डेवलप हो गए तो वस्त्र बनाने लगे, सूती वस्त्र बनाने लगे। स्वास्तिक चिन्ह मिला है, यानी घरों के सामने स्वास्तिक चिन्ह ये यूज होने लगा। स्वास्तिक चिन्ह इसमें भी मिला है, तो दोनों में एक सिमिलरिटी। और सबसे चौड़ी सड़क मिली है, यानी यहाँ इस मोहनजोदाड़ो में बड़ा शहर भी है और सबसे चौड़ा सड़क भी मिला है। बड़ा शहर रहेगा तो चौड़ा सड़क रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब जैसे दिल्ली में सबसे ज़्यादा सड़क है और सबसे बेस्ट सड़क है चौड़े चौड़े, और गाँव में छोटे जगह है तो छोटा शहर सड़क होता है। इस तरह से याद रख सकते। तो मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा शहर था, इसलिए सबसे बड़ा चौड़ा सड़क भी मिला है। फिर सभागार, यानी सभागार एक मीटिंग रूम मिला है। इसमें पशुपति शिव का मूर्ति मिला है, बट इसमें मातृ देवी का मूर्ति मिला है। हड़प्पा में मातृ देवी का मूर्ति मिला है। इसमें कांसे की नर्तकी, यानी नर्तकी बना हुआ एक कांसा का मूर्ति मिला है। तांबा का ढेर, तांबा का जो हुआ था ना आविष्कार ताम्रपाषाण युग में, वहाँ यहाँ पे तांबे का ढेर भी मिला। इससे पता चलता है कि पहले ही आविष्कार हो चुका है। मोहनजोदाड़ो का अन्नागार सिंधु के, देखिए लिखा है ना नोट करके, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार है। सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा, यानी सिंधु सभ्यता में जितना भी आ रहा है, जैसे कि सिंधु सभ्यता में ये सब आया है ना प्रमुख स्थल, ये सब, इसमें जितना भी अन्नागार मिला है हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा ये मोहनजोदाड़ो का, यही सबसे बड़ा शहर भी है। इसी में सबसे चौड़ी सड़कें भी मिली है मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, तो यहाँ पे और रिमार्क क्या किया गया है, स्वास्तिक मोहर सर्वाधिक मोहनजोदाड़ो में मिला। अब मोहनजोदाड़ो में स्वास्तिक सबसे ज़्यादा चिन्ह, मतलब ज़्यादा प्रचलित होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा मिला है। जिसका निर्माण सिलखड़िया से हुआ, सिलखड़िया एक रंगने के लिए होता है, उसका निर्माण करके हुआ, इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज हुआ है। मोहनजोदाड़ो में भी हुआ। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा में क्या सिमिलैरिटी देखिए, मोहनजोदाड़ो में भी अन्नागार मिला है, इसमें भी अन्नागार मिला है, पर ये बड़ा वाला है, और इसमें भी स्वास्तिक चिन्ह मिला है, पर इसमें सबसे ज़्यादा मिला, यानी हड़प्पा में ही सबसे ज़्यादा मिल रहा है। हड़प्पा बड़ा भी है, हड़प्पा जो बड़ा सड़क भी है, यानी सबसे बेस्ट मोहनजोदाड़ो ही था। मोहनजोदाड़ो में ही सबसे बड़ा सब चीज़ मिल गया। देखिए इसमें मातृ देवी की पूजा होता होगा, इसमें पशुपति शिव का भी पूजा हो रहा है, ये भी मिल गया। विशाल स्नानागार दोनों में है, बट इसी में बड़ा स्नानागार भी इसी में मिला है, मतलब सब चीज़ हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में बड़ा। चलिए अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं, चूहनदाड़ो। चूहनदाड़ो का खुदाई कब हुआ? 1931 में। ये कहाँ पड़ रहा है? ये भी पड़ेगा पाकिस्तान में। ये 1931 में किसने खुदाई किया? तो गोपाल मजूमदार ने 1931 में। और हड़प्पा का खोज किसने किया? हड़प्पा का खुदाई दयाराम साहनी ने। मोहनजोदाड़ो का राखालदास बनर्जी ने। ये सब पूछता है। और चूहनदाड़ो का गोपाल मजूमदार। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, बोली ना मैंने। हड़प्पा यहाँ पे, मोहनजोदाड़ो यहाँ पे पड़ रहा है, चूहनदाड़ो यहाँ पे, फिर यहाँ पे सिंधु।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये एकमात्र शहर है जहाँ दुर्ग रहित है, यानी दुर्ग रहित है यहाँ मतलब किला नहीं था। मतलब देखिए जितना भी सीमा होता अभी ही देखने को है, तो जितना भी शहर रहते हैं, जितने भी राज्य रहते हैं, तो वो अपना अपना एक बॉर्डर डिसाइड किया रहता है और एक सीमा बना हुआ रहता है, किला बना रहता है कि यहाँ से यहाँ तक ये शहर का रहेगा, यहाँ से यहाँ तक ये शहर का रहेगा। यहाँ पे एक बाउंड्री दिया जाता है। लेकिन चूहनदाड़ों में कोई भी किला नहीं मिला है, मतलब दुर्ग रहित किला। यहाँ पे कोई भी मतलब बाउंड्री उसका अपना नहीं मिला है कि मेरा सीमा यहाँ तक रहेगा। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये पूछा था कि कहाँ पे दुर्ग रहित किले मिले, तो चूहनदाड़ों में। ये औद्योगिकरण शहर है, यानी कि एक बहुत विकसित औद्योगिकरण, यहाँ मतलब यहाँ से ज़्यादा बिजनेस होता होगा। यहाँ पे क्या क्या मिला है, अब बिजनेस होगा तो बिजनेस का सामान भी होना चाहिए, जो ज़्यादा बिजनेस किस चीज़ का, कुछ ज़्यादा मोस्टली यूजेबल थिंग्स। तो यहाँ पे देखिए सबसे निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। कौन कौन सी वस्तुएं मिली है, देखिए जितना भी मेकअप का सामान, मेकअप की सामग्री। अब लड़कियों पे आ गया, सबसे ज़्यादा अभी क्या बिकता है, मेकअप का सामान लड़कियां जो यूज करती है, उसमें लिपस्टिक, शीशा रहेगा तभी देखेंगे। मन का घड़ा मिला है, गुड़िया मिला है, ये सब लड़की वाला मिल गया है। मेकअप वाला जितना भी लड़की वाला सामान है ना, मेकअप, लिपस्टिक, शीशा, गुड़िया, लड़की लोग ही सुई का ज़्यादा यूज करती है सिलने में, ये सब। तो ये 5 चीज़ तो यही मिल गया लड़की वाला। और फिर अब इसमें एक्स्ट्रा क्या मिला, तो फिर अलंकृत ईंटें। अब ईंटा है ना, उसमें भी सजावट है, यानी लड़की लोग ही की होगी। ये भी समझिए लड़की लोग ही, ज़्यादा सजावट वाला काम कौन करती है, महिलाएं करती हैं। तो अलंकृत ईंटा मिला है, यानी कि अलंकृत मतलब पेंट किया हुआ है, सजा हुआ। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का भी मिला है साक्ष्य, ये दिखा रहा है कि बिल्ली कुत्ता भी था। अब नेक्स्ट आ रहा है रोपड़। रोपड़ का खुदाई कब हुआ, 1553 में ही, बहुत पहले हो गया। इसका खुदाई यगदत शर्मा ने किया था 1953 में ही। ये पंजाब के सतलज नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे है। यह मानव के साथ साथ उनके पालतू जानवरों का भी सब मिला है। देखिए यहाँ पे ही मतलब सबसे पुराना यहीं पे, मतलब कि पूरा पाषाण काल का भी साक्ष्य मिल गया, पूरा पाषाण काल का साक्ष्य मिला। देखिए नोट में भी देखिए, ऐसा ही सब न पाषाण काल के जम्मू कश्मीर बुर्जों में मिला। मतलब ये दिखा रहा है कि इसके बाद ही ये सभ्यता आया है, पूरा पाषाण के बाद ही, नव पाषाण के बाद ही ये सभ्यता मतलब इस जहाँ से वहाँ से विकसित होते गया। ठीक है, तो एक रोपड़ का खुदाई 1553 में ही यगदत शर्मा ने किया। पालतू जानवर मिला है जो बुर्जोम से सिमिलरिटी कर रहा है। चौथा नंबर बानावली। बानावली का खुदाई किसने किया, रविंद्र सिंह ने। यह हरियाणा में स्थित है, कहाँ पे, हरियाणा में। और इसके समीप रंगोई नदी है। कौन सा नदी है, रंगोई। यह जल निकासी की व्यवस्था नहीं मिली, जिस कारण घरों में शोककर्ता मिला है। देखिए शोककर्ता कब मिलेगा, जब नली नहीं होगा तो घर में ही लोग गड्ढा खोद देते होंगे पानी गिरने के लिए, यहीं पे पानी भरता होगा। तो यानी कि इसी से याद रखना कि बानावली जो बना नहीं पाया नाली, ऐसे याद रखिए, बना नहीं पाया नाली तो घर में ही शोककर्ता मिला है, यानी जहाँ नाली नहीं मिला वो बानावली। खुदाई किसने किया, रविंद्र सिंह ने किया, हरियाणा में स्थित है, इतना याद रखना। यहाँ टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, मतलब जहाँ पे कुछ नहीं बन पाया, बनबली वो है, मतलब नाम से बिल्कुल अपोजिट है, बनबली। बन नहीं पाया कुछ, ना ही सड़क सीधा बन पाया, ना ही नाली बन पाया। खुदाई रविंद्र सिंह ने किया। फिर चौथा नंबर कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है, इसका अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा का मतलब, यहाँ पे भी अलंकृत ईंटा मिला है, चूड़ी मिला है, जुता हुआ एक खेत मिला है और एक हवन कुंड मिला है। मतलब कि दिखा रहा है कि खेत जोता जाता था, हवन कुंड यानी यज्ञ वगैरह होते थे। ये कहाँ पे है, सरस्वती नदी पर है, राजस्थान में सरस्वती नदी वहीं पे है। और कौन से ज़िले में, हनुमानगढ़ जिला में।
इसका खोज किसने किया? आलमनंद घोष ने किया। और खुदाई किसने किया? बीके, बीबी से याद रखिए, बीके थापड़ और बीबी लाल। बी से जो स्टार्ट हो रहा है, बीके थापड़ बीबी लाल, कालीबंगा का बीके थापड़ बीबी लाल। ठीक है। नेक्स्ट धौलावीर, ये कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। ये इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिट्टा ने किया था। लेकिन अच्छा, आगे मैं बताऊंगी। धौलावीर के बाद बड़ा हो गया है रंगोई, उसका खुदाई के बाद। फिर नेक्स्ट है सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ? ये भी गुजरात में स्थित है। यहाँ पे कलश, समाधान और घोड़े की हड्डी मिली है, गुजरात में। इसका खुदाई जगदीप जोशी ने किया। लोथल, ये भी गुजरात में मिला है। देखिए, अब इंडिया पे आते हैं। इंडिया का मैप यहाँ पे ये है, चलिए ऐसे समझते हैं। अरे यार, फिर से बना देती हूँ। ये इंडिया का मैप है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे गुजरात है। ये गुजरात में लोथल पड़ रहा, धौलावीर, यहाँ पे पड़ रहा, लोथल यहाँ पे, और यहाँ पे रंगपुरा, और यहाँ पे सुरकोटदा, ये जो राजस्थान में पड़ जा रहा है। तो ये चारों चीज़ में हम लोगों ने देखा कि देखिए, कालीबंगा कहाँ पे पड़ रहा है? तो कालीबंगा भी पड़ रहा है सरस्वती नदी, राजस्थान में, यानी कालीबंगा यहाँ पे पड़ रहा है, राजस्थान में। धौलावीर में 3 इम्पोर्टेंट है। ये धौलावीर यहाँ पे, मैप से थोड़ा सा दिमाग में घुसता है। धौलावीर यहाँ पे, लोथल यहाँ पे नीचे में, और रंगपुरा यहाँ पे। और राजस्थान में 2 पड़ रहा है, सुरकोटदा और रंगपुरा, नहीं, सुरकोटदा और रोपड़ और कालीबंगा। रोपड़ और कालीबंगा गुजरात में लोथल, धौलावीर, लोथल, रंगपुरा और सुरकोटदा, ये राजस्थान, ये गुजरात का एरिया। हाँ, तो देखिए, मैंने एक मैप बना दिया। अब यहाँ पे मिलता है, देखिए, यहाँ पे हमारा पंजाब पड़ता है। पंजाब में क्या देखा? रोपड़। और इसके नीचे हरियाणा में बानावली है, ये पड़ा। फिर इसके नीचे राजस्थान पड़ा। राजस्थान में क्या देखे? कालीबंगा। लेकिन ये है गुजरात। अब ये गुजरात है, तो गुजरात में 4 स्थल पड़ रहे हैं। गुजरात में 4 स्थल पड़ रहे हैं। कौन कौन पड़ रहे हैं? यहाँ पे धौलावीर पड़ रहा है, यहाँ पे सुरकोटदा पड़ रहा है, यहाँ पे साइड में लोथल, क्योंकि यहीं पे सीपोर्ट मिलेगा, और यहाँ पे रंगपुरा। तो मैप से देखिए, देखने में ऊपर से आ रहे हैं, तो यहाँ पे रोपड़, फिर बानावली, कालीबंगा, और ये धौलावीर, सुरकोटदा, लोथल और रंगपुरा। यहाँ पे 4 स्थल मिले। रोपड़ कहाँ पे मिला? तो रोपड़ पंजाब में मिला। ये पंजाब में, ये उसके बाद पंजाब के बाद कौन सा राज्य आता है? हरियाणा आता है, हरियाणा। उसके बाद कौन सा? राजस्थान आता है। उसके बाद गुजरात आता है। तो इस तरह से याद रखना है, ठीक है।
तो हम लोगों ने देखिए रोपड़ पढ़ लिया जो पंजाब में आ रहा है, सतलज नदी के किनारे। बानावली कहाँ पे, हरियाणा, और उसके नीचे वाला राज्य, पंजाब के नीचे हरियाणा आता है। फिर उसके बाद कालीबंगा आया, कालीबंगा कहाँ पे, राजस्थान में, उसके नीचे कालीबंगा आया। फिर अब धौलावीर गुजरात में 4 आ रहा है। धौलावीर इसके बाद इस देखिए लाइन से ही आते जा रहा है, तो इसी तरह से याद रखना है। उसके बाद धौलावीर कहाँ देखें, गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। सिंध प्रांत का सबसे बड़ा स्थल है, इसका खुदाई रविंद्र सिंह ने किया। ये सिंध प्रांत का सबसे बड़ा स्थल है। बट मोहनजोदाड़ो था जो सिंधु सभ्यता का पूरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। और सुरकोटदा कहाँ पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे सुरकोटदा, इसके बाद कौन सा पड़ रहा है, सुरकोटदा यहाँ पे पड़ रहा है। देखिए ये भी गुजरात में स्थित है। यहाँ पे कलश समाधान और घोड़े का हड्डी मिला, यहाँ पे कलश समाधान और घोड़ा का हड्डी मिला। इसका खुदाई जगदीप जोशी ने। पहले हम लोग देखिए, अगर दिमाग में फिट हो गया कि कहाँ पे कौन स्थल है, तो उसके बाद क्या साक्ष्य मिला वो भी याद हो जाएगा। पहले दिमाग में फिट करना है कि कौन सा स्थल कहाँ पे मिल रहा है। एक बार और, पहले हमारा रोपड़ हरियाणा में मिला, सॉरी पंजाब में, पहले पंजाब आता है, पहले पंजाब में मिला रोपड़। इसके बाद हरियाणा आता है, हरियाणा में क्या मिला, बानावली मिला, जहाँ पे कुछ भी बनावट नहीं था, सब टेढ़ा मेढ़ा सड़क था। फिर घर में पानी निकालने का नहीं था, तो सोखा बना हुआ था, नाली नहीं था। तो उसके बाद कालीबंगा कहाँ पे, इसके बाद राजस्थान आता है, तो यहाँ पे कालीबंगा देखने को मिला। इसके बाद हमारा कौन सा शहर आता है, गुजरात आता है। तो गुजरात में पहले धौलावीर पड़ रहा है ऊपर में, तो यहाँ पे धौलावीर। इसके बाद यहाँ पे सुरकोटदा पड़ रहा है, तो सुरकोटदा आएगा। इसके बाद देखिए लोथल जो साइड में पड़ रहा है, यहाँ पे लोथल आएगा, और यहाँ पे रंगपुर आएगा। तो ये लाइन से हमें बस याद रखना, ठीक है। चलिए तो लिखा हुआ क्या उसको देखते हैं। लोथल की खुदाई ऐसे राव ने किया जो भोगवा नदी पे पड़ रहा है, और किसके किनारे, अहमदाबाद गुजरात में है। ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। देखिए सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। लोथल यहाँ पे पड़ा था ना, यहाँ पे धौलावीर पड़ा था, और यहाँ पे लोथल पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सुरकोटदा पड़ रहा था, ठीक है। यहाँ पे रंगपुरा पड़ा था। तो ये लोथल साइड में ना, तो यहाँ पे ही समुद्र है, यहाँ पे हमारा समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है। तो समुद्र के किनारे ये लोथल था ना, तो यहीं से व्यापार होता था। तो यहाँ पे सी पोर्ट मिला है, यानी बंदरगाह मिला है, वही लिखा हुआ है कि यहाँ पे बंदरगाह स्थल मिले हैं। ये गोदीवाड़े का साक्ष्य है। और यह घरे के दरवाजे सड़क की ओर खोलते थे। सड़क की ओर जब खुलेगा दरवाज़ा तभी ना व्यापार स्टार्ट होगा। जैसे घर है, तो घर का सड़क की ओर तभी ना आसानी से सामान लोड होगा और ले जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सड़क की ओर खुलते थे। यहाँ फारस की मोहर मिली है, जो विदेशी व्यापार का संकेत है। बोले ना सी पोर्ट रहेगा तब विदेशी व्यापार होगा, क्योंकि नाव से लोग आ जाएंगे। तो यहाँ फारस का मोहर भी मिला है, यानी फारस मतलब ईरान। अभी ईरान से हमारा व्यापार चलता था। यहाँ पे युगल समाधान भी मिले, यानी एक साथ ही स्त्री पुरुष का हड्डी मिला होगा, तो ये सती प्रथा को दिखा रहा है लोथल में। फिर रंगपुरा ही गुजरात में है, ये इसका खोज ये गुजरात में स्थित है। यहाँ पे धान का भूसी मिला, यानी धान का खेती होता है, ये बता रहा है, यानी धान का भूसी। ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीर है, और गुजरात प्लस पाकिस्तान। अच्छा, धौलावीर है जो गुजरात और पाकिस्तान दोनों में पड़ रहा है। ये जो धौलावीर है यहाँ पे, तो ये तो इंडिया में है, लेकिन इधर पाकिस्तान में पड़ जा रहा है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में है।
राखी गढ़ी, देखो पहले धौलावीर था सबसे बड़ा स्थल, जब राखी गढ़ी का खोज नहीं हुआ था तो राखी गढ़ी का खोज होने के बाद सबसे बड़ा भारत का सिंधु सभ्यता का स्थल राखी गढ़ी, लेकिन पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो है, ये याद रखना। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदाड़ो है, यहाँ पे दिया हुआ भी है। अब नेक्स्ट है कुंडला। कुंडला ये हरियाणा के हिसरा में स्थित है और यहाँ चांदी के 2 मुकुट मिले, ठीक है। तो प्रमुख स्थल यही है। ऐसे देखिए मेन है ना, मेन 13 है, तो 13 में प्रमुख हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो, चूहनदाड़ो, रोपड़ 4, बानावली 5, कालीबंगा 6, धौलावीर 7, सुतगोडा 8, लोथल 9 और रंगपुरा 10, ये इम्पोर्टेंट है। कुंडला 11, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद क्या दिया हुआ नोट्स में, ये पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं क्या थी? तो सिंधु सभ्यता क्या था पता है? शहरी सभ्यता थी। यहाँ के सड़क एक दूसरे के समकोण को काटती थी तथा यह पूर्व पश्चिम दिशा में था। देखिए पूर्व पश्चिमी दिशा में रहता था सड़क, तो इस जब पूर्व पश्चिमी दिशा में रहेगा सड़क तो क्या होता था ना, जब भी हवा चलता था, नॉर्मली हवा पूर्वी पश्चिमी चलता है ना, तो जब भी हवा चलता था तो सड़क का जो भी गंदगी था वो भी साफ कर देता था। तो इसीलिए मतलब एकदम एक साइंटिफिक तरीके से शहर निर्माण था। तो यहाँ पे सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा यह पूर्व पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः ही साफ हो जाता था। और नालियाँ ढकी हुई थी, मतलब कवर थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, लोग कृषि करते थे और फिर कृषि करके अनाज बेचते थे, फिर उसके बदले व्यापार मतलब कुछ सामान लेते थे अगर विदेशी व्यापार स्टार्ट हो गया जब, तो फिर अपना अनाज बेच के विदेशी सामान लेना स्टार्ट कर दिए। यहाँ विदेशी व्यापार से भी होता था। जूम करती हूँ, बहुत छोटा है। अब देखिए वस्तुएं का क्या? सोना किस प्रदेश में था? अफगानिस्तान, ईरान, कर्नाटक में था। वस्तुएं का आयाम गोदाम था, मतलब कहाँ रखा था किस प्रदेश में? सौराष्ट्र। ये जो इधर वाला राष्ट्र था ना, गुजरात और राजस्थान वाला, उसको सौराष्ट्र बोला जाता था। चांदी अफगानिस्तान, ईरान में, लजबर्ग में, मेसोपोटामिया प्रदेश में था। तांबा बालूचिस्तान, खेतड़ी ओमान में और सीसा और ईरान में पाया गया। और टीन ईरान अफगानिस्तान में पाया गया। सिंधु सभ्यता का समाज को 4 भागों में बांटा गया। 4 भाग में बांटा गया, जैसे कि हम हिस्ट्री में भी पढ़ें कि हिस्ट्री में क्या पढ़े थे हम लोग? हिस्ट्री था, उसका भी 1, 2, 3 भाग किया गया। एक प्री किया गया, पोस्ट किया गया, फिर एंशिएंट किया गया ना। इसका भी 4 पार्ट पढ़े हम लोग, पूर्वपाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण। ये प्रो हिस्ट्री अब पढ़ रहे हैं, तो प्रो हिस्ट्री में फिर क्या पढ़ रहे हैं? मेनली हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं। अब इस सभ्यता का जो लोग कैसे काम करते थे, इसका भी 4 पार्ट किया गया, डिवीज़न किया गया। तो किस तरह से देखिए, विद्वानों के आधार पे कौन कितना पढ़ा लिखा है, फिर कौन युद्ध करता है, व्यापार करता है कौन ज़्यादा है, फिर श्रमिक लेबर, तो 4 आधार पे बांटा गया। इस समाज में मातृसत्तात्मक समाज था, यानी कि माता का चलता था। माता का पूजा भी होता था। हड़प्पा में मिला था मातृ देवी की मूर्ति। अब पशुपति शिव का मूर्ति कहाँ मिला? मोहनजोदाड़ो में। यहाँ की लिपि, इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी और जिसे पढ़ा नहीं गया, इस लिपि में दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। इनके मोहर पर सर्वाधिक एक सींग वाला जानवर मिला है।
इनके मोहर पर गाय और सिंह का चित्र नहीं मिला। ये बता रहा है कि गाय उस टाइम नहीं था, ना ही शेर था। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा जानवर सिंधु सभ्यता में नहीं मिला है, गाय और सिंह, शेर। हड़प्पा सभ्यता के मोहर में सेलखड़ी का मुख्य रूप से किया गया था। सेलखड़ी जो था ना, वो स्वास्तिक बनाने में देखे थे ना, मतलब रंग बिरंगे काम करने में यूज होता था सेलखड़िया, इसीलिए स्वास्तिक ज़्यादा मिला था हड़प्पा मोहनजोदड़ो में। सबसे ज़्यादा स्वास्तिक कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो लोहा से परिचित नहीं था, यानी सिर्फ तांबा था उस टाइम आया था, और सोना वगैरह था जो बाहर से आता था, चांदी ये सब, लेकिन लोहा का उस टाइम आविष्कार नहीं हुआ था। तो यहाँ पे माप तौल के लिए न्यूनतम 16 kg का था। माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 kg था। मतलब अभी जैसे हम लोग का ग्राम, केजी, किलोग्राम, टन चलता है, भूमि जमीन के लिए ज़्यादा बीघा या कितना कट्ठा इस पे चलता है ना, लेकिन पहले माप 16 kg से ही स्टार्ट होता था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे, यानी उस टाइम के लोग युद्ध वगैरह नहीं करते थे, तलवार से युद्ध नहीं करते थे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तन में लाल रंग का प्रयोग है, वही सेलखड़िया ज़्यादा यूज होता था, तो लाल रंग का भी ज़्यादा यूज हुआ रंग का। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। कपास क्या होता है? कपास के से ही कपड़ा, कॉटन बनता है। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या बताया गया? बाढ़ आ गया, बाढ़ का माना जाता है, यानी कि जो नदियों के किनारे सब बसे हुए थे ना, तो बताया जा रहा है, मतलब ऐसे तो कोई साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन जो पुराने जो लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, बट ऐसे जो साक्ष्य मिला है, बताया जा रहा है कि बाढ़ के कारण, नदियाँ थी तो नदियों में बाढ़ आ जाता होगा, इसी कारण पूरा सभ्यता खत्म हुआ। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु मुख्य काम वो व्यापार करते थे। सबसे ज़्यादा लोथल में होता था, क्योंकि वहाँ पे सी पोर्ट था, तो विदेशी लोग आसान से आते थे, और विदेशी लोग यहाँ के सामान ले जाते थे, वहाँ का लेके आते थे। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण विद्वान कौन कौन बताया है? तो कौन कौन से विद्वानों ने बताया, ये लिखा हुआ है। गार्ड, चार्ल्स एवं व्हीलर ने बताया बाह एवं पतन का कारण बाह एवं आयो का आक्रमण, यानी बाहर से किसी का आक्रमण, कोई आक्रमण किया और मार दिया। जॉन मार्शल ने बताया कि बाढ़ का कारण। फिर R.L. स्टाइन ने बताया, और आलमनंद घोष ने बताया जलवायु परिवर्तन, मतलब अचानक से जलवायु में परिवर्तन हो गया होगा, इस कारण से भी होता है मृत्यु। M.R. साहनी ने भूतात्विक परिवर्तन यानी जलपतन भी बताया, वो भी जलवायु परिवर्तन ही बताया। जॉन मार्शल ने प्रशासनिक शिथिल बताया, इन्होंने भी प्रशासनिक शिथिलता, मतलब कोई हेड आया होगा, सबको मार दिया होगा। K.U.R. केनेडी, प्राकृतिक आपदा, मलेरिया महामारी हो सकता है। अब बाढ़ आने के कारण बहुत सारी बीमारी भी लेके आता है, मतलब मिला जुला के यही सब कारण आया। अब तो हमारा सिंधु सभ्यता ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद बहुत सारे सभ्यता और पढ़ना है। देखिए, मेसोपोटामिया का पढ़ना है, मिस्र का सभ्यता, मेसोपोटामिया का सभ्यता पढ़ना है, मिस्र सभ्यता पढ़ना है, रोम का सभ्यता पढ़ना है, क्योंकि ये तो सिंधु सभ्यता हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में था, लेकिन मेसोपोटामिया का सभ्यता इराक का है। फिर मिस्र का सभ्यता मिस्र, इजिप्ट का, रोम का सभ्यता पढ़ना है, फारस का सभ्यता, स्टापा का सभ्यता, ये सब पढ़ने के बाद फिर 1 लाइनर क्वेश्चन दिया हुआ है, और फिर इस पे MCQ दिया हुआ है। तो ये हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जा रहा है, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो ठीक नहीं है। मैंने जो इधर बताया है, हड़प्पा में क्या क्या पाया गया, मोहनजोदड़ो में क्या क्या पाया गया, चूहनदाड़ो में क्या क्या पाया गया, किसने खोज किया, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको रिवीजन करिए, और नेक्स्ट वीडियो में आगे का आएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।